हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपक कुमार अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग विद दीपक सर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, ठीक ठाक होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग समझते हैं गणित में एक महत्वपूर्ण टॉपिक्स ज्यामिति या फिर ज्यामिति के विषय में। क्या है ज्यामिति या ज्यामिति, चलिए इनका हम लोग आज विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे ज्यामिति का शाब्दिक अर्थ या वर्ड मीनिंग क्या है। तो देखोगे ज्यामिति शब्द का जो निर्माण हुआ है हिंदी के दो शब्द जिया और मिति से हुआ है। जिया का अर्थ पृथ्वी अथवा फिर भूमि अर्थ और दूसरा मिति का अर्थ मापन या फिर मेजर्स। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से इसके अंग्रेजी शब्द ज्योमेट्री की बात करें तो ज्योमेट्री शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो यूनानी लैंग्वेज जियो और मेट्रन से हुआ है। ठीक है, तो जियो का अर्थ क्या होता है, तो यूनानी लैंग्वेज में जियो का अर्थ भी पृथ्वी और मेट्रन का अर्थ मापन होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ज्यामिति की परिभाषा दे सकते हो। गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत मापन संबंधी कलाओं का अध्ययन होता है, यानी गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी वस्तु की लंबाई हो, किसी दो बिंदुओं के बीच की दूरी हो या किसी एक समतल क्षेत्र का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो या फिर कह सकते हो कोई एक वस्तु का आयतन हो, उनका अध्ययन किया जाता है, उनके मापों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग ज्यामिति के नाम से जानते हैं। देखिए हमने यहाँ पर ज्यामिति की परिभाषा लिखी है, क्या, गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत लंबाई यानी लेंथ, दूरी या फिर डिस्टेंस, पृष्ठीय क्षेत्रफल या सरफेस एरियाज और आयतन यानी वॉल्यूम आदि मापों का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है, ज्यामिति कहलाता है। शाखाएं हैं, जैसे आप पहला शाखा के रूप में यदि ज्यामिति को ले लेते हो तो दूसरी शाखा क्या हो जाएगी, क्षेत्रमिति या मेंसुरेशन का हो जाएगा। तीसरा ब्रांच जो होगा अंकगणित या अरिथमेटिक का हो जाएगा। चौथा जो है बीजगणित या फिर अलजेब्रा का हो जाएगा। पांचवा कह सकते हो तो सांख्यिकी या फिर स्टैटिस्टिक्स का हो जाएगा। तो इस तरह से गणित में बहुत सारी शाखाओं को समाहित किया गया है हमारे वर्तमान सिलेबस में, लेकिन उसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ज्यामिति नाम के ब्रांच के विषय में। ज्यामिति के अगर इतिहास की बात करें तो याद रखिए, जैसे कहा गया ना कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है, तो ज्यामिति का जो एक इतिहास रहा है वो काफी प्राचीन रहा है। हम लोग विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में ज्यामिति से रिलेटेड अनेक सारी चीजों को देखते हैं या फिर पाते हैं। याद रखिएगा ज्यामिति के विकास में यूनानियों, प्राचीन भारतीयों या फिर मिस्रवासियों, बेबीलोन वासियों ने बहुत बड़ा योगदान दिया और तब जाके आज हम लोग ज्यामिति का एक विकसित स्वरूप देख पाते हैं। तो चलिए बगैर किसी देरी किए हुए ज्यामिति की कुछ मौलिक अवधारणाओं को समझते हैं, जिनको समझे बिना हम लोग ज्यामिति को नहीं समझ पाएंगे। तो ज्यामिति की ये मौलिक संकल्पनाएं या अवधारणाएं कौन कौन सी है, यहाँ पर हमने कुछ अवधारणा को लिस्टेड किया है। उसमें पहली अवधारणा तल, दूसरी अवधारणा बिंदु, तीसरी रेखा, चौथी किरण, पांचवी रेखाखंड और छठी कोण या फिर एंगल्स के रूप में है। इनका हम लोग बारी बारी से अध्ययन करते हैं। शुरुआत होती है तल या फिर प्लेन से। तल या प्लेन या पृष्ठ क्या है, उसकी परिभाषा या डिफिनेशन क्या दोगे, तो वह सपाट या समतल या फिर चौरस कहो। याद रखिएगा सपाट या समतल कहने का अर्थ होगा उसकी कोई मोटाई अथवा ऊंचाई नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो वह सपाट या समतल पृष्ठ जो अपने चारों ओर कहने का मतलब है बायां ओर, दायां ओर या फिर ऊपर नीचे की ओर अनंत सीमा तक विस्तारित हो सके यानी फैल सके, उसे क्या कहें, स्प्रेड हो सके, उसको कहा जाएगा तल या फिर प्लेन कहा जाएगा, है ना। तो देखिए कि वह सपाट या समतल पृष्ठ जो अपने चारों ओर अनंत सीमा तक विस्तारित हो सके तल कहलाता है। तल का उदाहरण में क्या हो जाएगा, तल के अनेक सारे उदाहरण हम लोग अपने आसपास में देखते हैं। जैसे ये बोर्ड खुद ब खुद एक तल का उदाहरण है। क्यों, क्योंकि किसी भी कंपनी ने इस बोर्ड का निर्माण किया है, वो चाहती तो इससे लंबी जो है बोर्ड बना सकते थे, इससे चौड़े बोर्ड भी बना सकते थे। अब कहोगे कितने लंबे बोर्ड बना सकते थे, कितने चौड़े बोर्ड बना सकते थे, क्या उसके बारे में कोई सुनिश्चितता है?
कि उतने ही लंबे की जो है बोर्ड बन सकते हैं? नहीं, उस लंबाई के बारे में, बोर्ड की चौड़ाई के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता कि कितना लंबा और कितना चौड़ा बोर्ड बना सकती थी वो कंपनी बोर्ड। इस प्रकार से तल का दूसरा उदाहरण क्या है? तो तल का अन्य उदाहरण है कोई एक दीवार, वो तल का एक उदाहरण है। उस प्रकार से तल का तीसरा उदाहरण ये जमीन या फर्श हो सकता है। चौथा उदाहरण में आप आसमान को ले सकते हो। मैंने अवधारणाएं बिंदु या पॉइंट को लेकर आप क्या कहेंगे? तो पॉइंट की परिभाषा होगी किसी तल पर बनी वह आकृति, तल पर बनी वह आकृति जिसकी कोई बीमाएं या फिर माप न हो, बीमाएं न हो, माप न हो या फिर मेजर्स न हो। यानी ऐसी आकृति की न तो लंबाई होती है, न तो चौड़ाई होती है, न ही कोई मोटाई अथवा ऊंचाई होती है, कोई मेजर्स ही नहीं होता, समझ लीजिए। तो उस प्रकार की आकृति को बिंदु के नाम से जाना जाता है। हम लोग जैसे में कहते हैं, तो जैसे में हम लोग कुछ बिंदुओं को इस प्रकार से दर्शाते हुए कहते हैं कि एक बिंदु का उदाहरण है, ठीक है। उस प्रकार से कागज पर किया गया, पिन से या सुई से किया गया एक छेद को हम लोग बिंदु का एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करते हैं। लेकिन हमें एक चीज जानना चाहिए कि यहाँ बोर्ड पर दिखाया गया ये जो बिंदु है, यह बिंदु का संकेत अक्षर है, वास्तव या फिर एक्चुअली बिंदु नहीं है, ठीक है। या फिर कागज पर पतले सुई से या पिन से किया गया जो छेद है वो भी बिंदु का उदाहरण नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आज हम ज्ञान में तरक्की कर ली है कि हम लोग ऐसी वस्तुएं जो कि दिखाई नहीं देती है उसकी भी लंबाई चौड़ाई का मापन करने में हम लोग क्या है? समर्थ हैं, सक्षम हैं। तो फिर ये तो दिखने वाली वस्तुएं हैं, तो भला क्या इनकी लंबाई या फिर चौड़ाई मापी नहीं जा सकती? क्या मापी जा सकती है। तो इस वजह से अगर कहा जाए तो एक्चुअली या फिर वास्तव में, रियलिटी में एक बिंदु को दर्शाना जो होगा वो एक असंभव कार्य होगा हर किसी, ठीक है। तो एक बिंदु को दिखाया नहीं जा सकता, परंतु फिर भी हमें अपनी बातें कहीं से तो स्टार्ट करनी होगी। इसलिए ये आकृति बिंदु ना होते हुए भी हम इसे बिंदु मानकर चलते हैं। अब चलते हैं रेखा या फिर लाइन की जो है परिभाषा की ओर। तो लाइन या रेखा की परिभाषा क्या दीजिएगा? किसी तल पर असंख्य बिंदुओं से, ध्यान रखोगे एक रेखा में असंख्य बिंदुएं होती है, ठीक है। किसी तल पर असंख्य बिंदुओं से बनी वह आकृति जो अपने दोनों छोरों की ओर, दोनों छोर माने दोनों सिरे की ओर, दोनों सिरे की ओर अनंत सीमा तक विस्तारित हो सके, दोनों दिशाओं में अनंत सीमा तक वो विस्तारित होगी या उसमें विस्तार की संभावना बनेगी, तो उसको कहा जाएगा क्या? उसे क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं, या वो आकृति रेखा कहलाती है। जैसे उदाहरण में देखिए, हमने एक रेखा की आकृति को बनाने की कोशिश की है, ठीक है। तो ये देखिए, ये जो आकृति है वो तल पर बनी ऐसी आकृति जिसमें असंख्य बिंदुएं हैं, और ये असंख्य बिंदुएं जो है से बनी एक ऐसी आकृति है जो अपने बाईं दिशा में, जो अपने बाईं दिशा में अनंत सीमा तक और दाहिने दिशा में भी कहाँ अनंत सीमा तक देखिए विस्तारित हो रही है, उसमें विस्तारित होने की संभावना बढ़ रही है। तो इस वजह से ये एक रेखा के उदाहरण है। एक अन्य आकृति यहाँ पर देख लीजिए, इसको भी हमने एक रेखा का शक्ल देने की कोशिश की है, तो इसमें भी अनंत सीमा तक विस्तारित होने की संभावना है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर देखिए कुछ रेखाओं को हमने दर्शाया है। अब रही बात, क्या एक तल पर एक रेखा की संपूर्ण आकृति खींची जा सकती है? तो जैसे कि आप जानते हैं कि रेखा अपनी दोनों ही ओर अनंत सीमा की ओर विस्तारित होती है, इस वजह से एक रेखा की संपूर्ण आकृति को किसी भी तल पर खींचा नहीं जा सकता, ठीक है। तो हम लोग उसको सांकेतिक तौर पर दर्शाते हैं, और रेखा को सांकेतिक तौर पर कैसे दर्शाया जाता है? तो यहाँ पर असंख्य बिंदुओं का कोई एक छोटा सा भाग लेते हुए हम लोग उसके दोनों ओर क्या लगा देते हैं? ये तीर का चिन्ह या एरो का चिन्ह बना देते हैं। तो ये तीर का चिन्ह या जो है एरो का चिन्ह किस बात का जो है संकेत देता है? तो यह इस बात का संकेत है कि यह आकृति अपने दाएं ओर और बाएं ओर दोनों ही दिशाओं में अनंत सीमा तक विस्तारित हो सकती है, होने की संभावना बनती है इसमें, ठीक है।
अब रही बात इसको पढ़ें कैसे, तो एक रेखा को पढ़ने का तरीका कुछ इस तरह से होना चाहिए कि रेखाओं में तो असंख्य बिंदु ही होते हैं, तो उन असंख्य बिंदुओं में से आप रेखा पर स्थित कोई 2 बिंदु लेकर उनका नामांकन कर देंगे, जैसे हमने इस आकृति में ए और बी के रूप में नामांकन किया है। और उसके बाद इसको आप या तो इधर से पढ़े रेखा ए बी, या फिर दाहिने से बाएं पढ़े रेखा बी ए। ठीक है, उसको लिखने का तरीका ये होना चाहिए, रेखा ए बी के ऊपर देखिए ये रेखा के संकेत जो कि एक बार चिन्ह के दोनों ओर एरो चिन्ह लगे होते हैं के रूप में दर्शाया जाता है। ठीक है, या फिर इसको रेखा ए बी पढ़िए या फिर आप इसको रेखा बी ए पढ़िए। याद रखिएगा रेखा को दोनों ओर से पढ़ा जा सकता है, ए बी भी पढ़ा जा सकता है, बी ए भी पढ़ा जा सकता है। एक रेखा की विशेषता की बात करें हम, तो एक रेखा की विशेषताएं क्या क्या होती है, गुणधर्म क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज क्या होता है। तो देखिए एक रेखा में कुछ जो गुणधर्म होता है उसमें पहला गुणधर्म यह होता है कि एक रेखा में असंख्य बिंदुएं होती है। ठीक है, एक रेखा में कितने बिंदुएं होती है उनकी गणना कोई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, यह एक असंभव कार्य है। तो पहला बिंदु नोट्स कर लोगे कॉपी पे कि एक रेखा में असंख्य बिंदु होते हैं। दूसरा बिंदु कौन सा होगा, दूसरा पॉइंट कौन सा होगा जिसे जानना जरूरी है। तो एक रेखा के बारे में दूसरा बिंदु ये है कि एक रेखा जो होती है वो दोनों ही दिशा में अनंत सीमा तक विस्तारित होती है, यानी एक रेखा के दाहिने ओर भी उसका कोई अंतिम बिंदु नहीं होता है और एक रेखा के बाएं ओर भी उसका कोई अंतिम बिंदु नहीं होता है। इस कारण का कोई अंत बिंदु या एंडिंग पॉइंट नहीं होता है। दूसरा बिंदु। तीसरा बिंदु कौन सा है जिसे हमें याद रखना चाहिए, तो तीसरा बिंदु या तीसरा पॉइंट ये बनेगा कि एक रेखा चूंकि अपने दोनों ही दिशा में अपरिमित दूरी तक विस्तारित होते जाती है, यानी एक रेखा की लंबाई अपरिमित या फिर अनिश्चित होती है। चौथा बिंदु कौन सा है, तो चौथा बिंदु ये होगा कि चौथा बिंदु एक रेखा की जो चौड़ाई होती है, एक रेखा की चौड़ाई या फिर एक रेखा की मोटाई या ऊंचाई वो नहीं होती है। लंबाई होती है परंतु अनिश्चित, चौड़ाई नहीं होती है और मोटाई या ऊंचाई भी नहीं होती है। ठीक है, के प्रकार में आते हैं तो रेखाएं कितने प्रकार की होती है, तो याद रखोगे रेखाओं को 2 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है और उसमें से पहला वर्ग सरल रेखा या फिर स्ट्रेट लाइन का है और दूसरी जो वर्ग है वो वक्र रेखा या फिर कर्व लाइन का है। हम लोग इनकी परिभाषा क्या देंगे, इसको कैसे समझेंगे, सरल रेखा की पहचान क्या होगी, वक्र रेखा की पहचान क्या होगी। तो सरल रेखा की परिभाषा दीजिएगा, किसी सीधे अथवा सरल पथ पर, किसी सीधे अथवा सरल पथ पर गमन करने वाली, जाने वाली, गुजरने वाली रेखा को क्या कहते हैं, सरल रेखा फिर या फिर स्ट्रेट लाइन कहते हैं। जैसे यहाँ सरल रेखा का एक जो है ड्राइंग या फिर आकृति हमने यहाँ पर खींचा है, इसका जो गंतव्य पथ है वो कैसा है, सीधा है, सरल है, इस कारण इसे सरल रेखा माना जाएगा, कहा जाएगा। और वक्र रेखा या कर्व लाइन की परिभाषा क्या दोगे, किसी टेढ़े मेढ़े पथ पर या फिर कह सकते हो वक्र पथ पर, पथ माने रास्ता, तो किसी टेढ़े मेढ़े रास्ते या फिर वक्र पथ पर गमन करने वाली रेखा को क्या कहते हैं, वक्र रेखा कहते हैं। जैसे ये जो आकृति में देख रहे हो वो आकृति एक वक्र रेखा का उदाहरण है। क्यों, क्योंकि इसका जो गमन मार्ग है वो टेढ़ा मेढ़ा है, गंतव्य मार्ग टेढ़ा मेढ़ा है, इसलिए वो क्या है, वक्र रेखा है, कर्व लाइन है। समझ पा रहे हैं। अब रही बात एक सरल रेखा हो या फिर एक वक्र रेखा हो, हर किसी प्रकार की रेखा में ऊपर जो बताए गए वो एक गुणधर्म आपको मिल जाएंगे, यानी सरल रेखा और वक्र रेखा दोनों में ही असंख्य बिंदुएं होगी। सरल रेखा हो या फिर वक्र रेखा हो, दोनों में कभी भी दोनों में कोई अंत बिंदु आपको नहीं मिलेंगे, अंत बिंदु या एंडिंग पॉइंट नहीं होंगे। तीसरा नंबर, रेखा सरल हो या फिर वक्र हो, उसकी लंबाई मापी नहीं जा सकती, यानी वह अपरिमित या फिर अनिश्चित लंबाई की होती है। और चौथी कि एक सरल रेखा हो या फिर एक वक्र रेखा, उसकी कोई चौड़ाई, मोटाई या फिर ऊंचाई नहीं होती है। ठीक है, ये गुण आपको मिल जाएंगे।
यहाँ पर हमें और एक चीज जानना चाहिए कि गणित में रेखा कहने का जो तात्पर्य होता है या मतलब होता है, अर्थ होता है, वो सरल रेखा से होता है। जब भी आपको वक्र रेखा के बारे में कुछ कहा जाएगा तो उसमें वक्र शब्द का उल्लेख अवश्य रहेगा, लेकिन यदि केवल रेखा कहा जाए तो उसका अर्थ आप लोग सरल रेखा से लेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं आज आपने तल, बिंदु और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का तल, बिंदु और रेखा से रिलेटेड जो भी डाउट था वो क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियोज में हम लोग लेकर आएंगे किरण, रेखाखंड और कोण के बारे में ऐसे ही इंपॉर्टेंट जानकारी। आपको ये वीडियोज कैसे लगी है ना, हमें कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखकर भेजें। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो फिर आप इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट्स करना ना भूलें। ठीक है, तब तक दीजिए इजाज़त। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और खुशहाल रहिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।